नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ब्रायोफाइटा में रिक्शिया वंश के अंतर्गत आज अपन जनन का अध्ययन करेंगे, अर्थात रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। आज का टॉपिक अपना है रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। रिक्शिया में जनन कैसे होता है। रिक्शिया एक सिंपलेस्ट टाइप का ब्रायोफाइट है और उसमें जनन का जो तरीका है वो भी काफ़ी सिंपल है। और रिप्रोडक्शन से संबंधित इसमें परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो रिक्शिया में पूधानी का परिवर्धन जो है वो किस प्रकार से होता है वो आपको विशेष रूप से फोकस करना है। और इसके बाद में स्त्री धानी का परिवर्धन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो जाइगोट के पश्चात एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पोरोफाइट का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद में मैच्योर स्पोरोफाइट की संरचना कैसी है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और परीक्षा में भी आता है। तो यहाँ पे एक तो आपके पूधानी का परिवर्धन कैसे होता है और एक मैच्योर बीजाणुद्भिद, परिपक्व बीजाणुद्भिद की संरचना क्या है, इस दो पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अपन रिक्शिया में जनन का स्टडी करने जा रहे हैं। रिक्शिया जैसा कि आपको थैलस स्ट्रक्चर से पता है कि रिक्शिया एक पृष्ठधारी थैलस है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस है, और जिसमें एक डॉर्सल सरफेस पाई जाती है और एक वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे मूलाभास और स्केल्स पाए जाते हैं, जबकि डॉर्सल सतह पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो रिक्शिया में जनन संरचना है वो उसकी डॉर्सल सरफेस पे जो मिडरिब होती है, एक मीडियन ग्रूव है जिसे मध्य खांच कहते हैं, मिडरिब, उसके पैरेलल जो है वो इसमें अग्राभिसारी क्रम, ये क्रम होता है एक्रोपिटल सक्सेशन, उसके अंतर्गत ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि रिक्शिया में दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक जिसमें एक ही थैलस में पूधानी और स्त्री धानी का परिवर्धन साथ साथ होता है, यानी दोनों का परिवर्धन, दोनों जनन संरचनाएं एक ही थैलस में पाई जाती है। ऐसी प्रजातियां जो है वो होमोथैलिक या फिर मोनोसिस कहलाती हैं, यानी समजालिक या उभयलिंगाश्री प्रजातियां कहलाती है। और उसके विपरीत कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिसके अंतर्गत, जैसे रिक्शिया डिस्कलर है, रिक्शिया फ्रस्टाई है, इसमें रिक्शिया के अंतर्गत एक थैलस में केवल पूधानियों का परिवर्धन होता है और दूसरे थैलस में स्त्री धानियों का परिवर्धन होता है। और चूंकि ये एक ही स्पोरोफाइट के स्पोर्स से इनका निर्माण होता है, इसलिए ये सॉइल में या चट्टान पे बहुत पास में ही इनके थैलाई बनते हैं और अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आपके जनन संरचनाएं कैसे बनती है, इसके अलावा एक आपको इसमें जब अपन जनन पढ़ते हैं तो कायिक जनन की संरचनाओं में भी इसमें कुछ मेथड्स पाए जाते हैं, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे अपन जनन की बात करेंगे तो रिक्शिया में दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जैसा आपको पता है कि ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी स्पोर्स के द्वारा यहाँ पे जनन नहीं पाया जाता है, या तो कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। तो अपन सबसे पहले कायिक जनन की बात करते हैं। रिक्शिया में कायिक जनन की अनेकों संरचनाएं मिलती है। सबसे पहला तो जो है कि डेथ एंड डिकेइंग ऑफ थैलस। रिक्शिया का थैलस जो होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, जैसा कि आपको पता है ये थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच होता है और वेंट्रल सरफेस पे राइजोड और स्केल्स पाए जाते हैं, डॉर्सल सतह पे मीडियन ग्रूव, और उसमें जो ग्रोइंग रीजन होता है, जैसा पहले बताया था कि रिक्शिया के अंदर थैलस की वृद्धि जो है वो एक 3 to 4 सेल्स का एक समूह होता है, जो कि उसके ग्रोइंग जो एपिकल नोच है यहाँ पे ये पाया जाता है, और उसमें 3 आपके ये ट्रायंगल शेप में सेल्स दिखती है। तो यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट जो होता है इसके आगे ये थैलस डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है, द्विभाजी शाखन है। तो जैसे जैसे थैलस का पुराना भाग है वो मृत होता जाता है, तो इस प्रकार से ये खांच जो है वो एंड तक पहुंचती है, ग्रोइंग पॉइंट तक, और ये दोनों जो लोब है वो सेपरेट हो जाती है और प्रत्येक जो लोब है वो सेपरेट थैलाई का निर्माण करते हैं। तो एक तो ये डेथ और डिके और ओल्डर पार्ट है उसके द्वारा होता है। इसके अलावा एक रिक्शिया की जो जलीय प्रजाति होती है, जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस है, उसमें चूँकि तंतु की ये थैलस पाया जाता है, तो उसमें जो ब्रांचेज होती है वो भी थैलस से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती है। इसके बाद में अगर
एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन होती है जैसे कि पेरिनेशन है, ड्राई कंडीशन है, तो वाटर की कमी के कारण बाकी ग्रोइंग पॉइंट, ये जहाँ यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको छोड़ करके बाकी थैलस का भाग डेड हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रोइंग पॉइंट जो होता है वो नए थैलस का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो मेन है वो है आपके ट्यूबर्स के द्वारा। ट्यूबर्स जो होती है कुछ ट्यूबर्स बनते हैं और ये ट्यूबर्स रिक्सिया की दो प्रजातियों में देखने को मिलती है। एक तो रिक्सिया डिस्कलर, ये कॉमन स्पीसीज है, रिक्सिया डिस्कलर या इसे रिक्सिया हिमालयेंसिस भी कहते हैं, और दूसरा है रिक्सिया बल्बीफेरा। बल्बीफेरा ये वो बल्ब से है। इनके अंदर ये रिक्सिया की जो प्रजातियां होती है उनके थैलस के जो अग्रभाग है यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स पाई जाती है, ये ट्यूबर्स कहलाते हैं। और ये ट्यूबर्स इसमें रिजर्व फूड होता है, ये थैलस से जैसे सेपरेट होता है और उससे नया थैलस बनता है। तो ये ट्यूबर्स के द्वारा डिस्कलर और बल्बीफेरा में होता है। एक रिक्सिया की जो ग्लोका स्पीसीज होती है, ग्लोका, यहाँ पे मूलावास के द्वारा भी कायिक जनन होता है। मूलावास के द्वारा कैसे होता है कि जो राइजोइड होता है उस राइजोइड का जो अग्रस्थ भाग है ये भाग कुछ डिवाइड होकर के मल्टीसेलुलर मास बनाता है, फिर इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है और धीरे धीरे ये थैलस में परिवर्तित होता है। तो ये रिक्सिया ग्लोका में मूलावास के द्वारा ये होता है, मूलावास के अग्रभाग डिवाइड होकर के नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये तो अपने बात की कायिक जनन की संरचनाओं के बारे में। अब अपन मेन बात आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आपको बता दिया गया कि विषम युग्म के प्रकार का होता है और लैंगिक जननांग थैलस के पृष्ठ सतह पर एक अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अब ये एक्रोपिटल जो सक्सेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो सबसे आपका यंग जो एंथ्रीडियम है वो सबसे आगे है और ओल्ड है वो उसके पीछे होता है। तो ये एक्रोपिटल सक्सेशन में मध्य सिरा के पैरेलल लगे रहते हैं पृष्ठ सतह पर, और ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे एंथ्रीडिया यानी पूधानिया कहते हैं। पूधानिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया या स्त्री दानिया कहलाती है। पूधानिया है, इसके अंदर एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है। एंथेरोजोइड्स का मतलब पुंगड़ू, ये मेल गैमेट है, पुंगड़ू जो हैप्लॉइड, और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट एग का निर्माण होता है। तो और दोनों के गैमेटिक यूनियन से फर्टिलाइजेशन सिनगैमी के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे नर और जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट है ये आपके अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ रिक्सिया की प्रजातियां होमोथेलिक यानी मोनोसिस होती है। देखिए होमोथेलिक यानी कि एक जैसा थैलस, मेल फीमेल एक ही थैलस में पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ रिक्सिया की स्पीशीज होमोथेलिक होती है। इसे मोनोसिस कहते हैं। मोनोसिस का मतलब होता है मोनो यानी सिंगल, ओसिस यानी हाउस, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो एक ही हाउस में डेवलप हो रही है, तो ये मोनोसिस कहलाएगा। और हिंदी में इसे उभयलिंगाश्री प्रजातियां कहते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ स्पीशीज हुए जैसे रिक्सिया क्रिस्टेलाइना है, मेलानोस्पोरा है, ग्लोका है, रोबस्टा है। इसके अलावा हेट्रोथेलिक की बात करते हैं तो ये डायोसिस है, डायो यानी दो अलग अलग घर में रहते हैं विषम जाली प्रजातियां, और चूंकि ये एक लिंग को धारण करता है, जब विषम जाली के तो वो पर्टिकुलर थैलस पे एक ही आपके लिंग होगा या तो मेल और फीमेल, इसलिए वो एक लिंगाश्री प्रजातियां कहलाती है। तो रिक्सिया डिस्कलर, फ्रोस्टाई और पियर्सोनाई ये तीन बेस्ट एग्जांपल उसके हेट्रोथेलिक स्पीशीज के हैं। अब ये तो नॉर्मल बातें हो गई है। अब अपन चाहे वो होमोथेलिक स्पीशीज है या हेट्रोथेलिक स्पीशीज है, यहाँ पे एक पूधानी, एक थैलस में अनेकों पूधानियां पाई जाती है। अगर वो होमोथेलिक है तो आपके एक रो में स्त्री दानियां और एक रो में एंथ्रीडिया यानी पूधानियों का परिवर्धन होता है, और ये परिवर्धन आपके तलाभिसारी क्रम में होता है। अब एक पर्टिकुलर अपन पूधानी के परिवर्धन का अध्ययन करने जा रहे हैं, और उसमें एक पूधानी का परिवर्धन कैसे होता है, एक सिंगल सेल से कैसे होता है। तो ये जो सिंगल सेल कहाँ पे स्थित होगी, रिक्सिया में थैलस की डोर्सल सरफेस पे जो ग्रोइंग रीजन होता है, उस ग्रोइंग रीजन से कुछ सेल्स पीछे की एक कोशिका होती है, और जो कोशिका साइज में बड़ी होती है, कुछ मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है अदर वेजिटेटिव सेल से, तो वो एक सतही कोशिका होती है, उसे कहते हैं सुपरफिशियल सेल्स। और एक सतही कोशिका से पूरी पूधानी किस प्रकार से बनेगी वही आपको डेवलपमेंट का स्टडी करना है। तो ये पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अब ये 4-5 चित्र इसमें बनते हैं, ये मेन है।
अब देखिए ये अपन को जहाँ पे एंथ्रीडियल इनिशियल जो एक सुपरफिशियल सतही कोशिका है उसका नाम है एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल का मतलब वो सुपरफिशियल सेल जिसके इनिशिएशन से पूरी पौधानी का निर्माण होता है, तो उसे पौधानी प्रारंभिका हिंदी में कहते हैं। और आप केवल एक कोशिका ही बनाओगे, उसके साथ साथ थैलस का डॉर्सल सरफेस की कुछ सेल्स भी साथ में बनानी है। तो ये डायग्राम में देखिए ये एक कोशिका है, ये वेजिटेटिव सेल से थोड़ी बड़ी साइज की बनानी है और इसमें ऐसे डॉट डॉट करोगे यानी इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, तो ये एंथ्रीडियल इनिशियल हो गया सबसे पहली कोशिका। अब इस कोशिका में पहला जो डिवीजन है वो ट्रांसफर होगा अनुप्रस्थ विभाजन, तो ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। जो बाहर की ओर है थैलस के ऊपरी भाग की है, क्योंकि रिक्शिया है, रिक्शिया में जो पौधानी स्त्रीधानी का परिवर्धन जो है वो थैलस की सतह के अंदर यानी एम्बेडेड होता है, धसी हुई अवस्था में रहता है और ऊपर से एक पोर जो ऑस्टियोल कहलाता है उसके द्वारा ये बाहर खुलती है और पूरी पौधानी है वो पौधानी प्रकोष्ठ के अंदर उसका एम्बेडेड यानी धसी हुई अवस्था में निर्माण होता है। ये थैलस से बाहर नहीं दिखाई देती है। अपन जब वर्टिकल सेक्शन काटते हैं प्रैक्टिकल में तभी इसका पता लगता है। तो ये आउटर सेल बन गई, बेसल सेल, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो गया। आउटर सेल जो होता है ये पूरी एंथ्रीडियम का जो जैकेट और उसकी पूरी एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसमें मोस्टली एंड्रोसाइट सेल्स और बेसल सेल है, ये कुछ सेल्स डिवाइड होकर के इसमें मल्टी सेलुलर स्टॉक बनाती है। तो ये दो कोशिका सी डायग्राम में देखिए। अब ये बेसल सेल ये कुछ समय बाद डिवाइड होगी। अब आपके आउटर सेल है उसमें एक ट्रांसफर डिवीजन और हो रहा है, तो इससे फिर दो कोशिका बनेगी। क्योंकि देखिए अपन को पौधानी में तीन चीजें बनानी है, एक तो उसका स्टॉक बनाना है, तो स्टॉक तो आउटर सेल से बन जाएगा, बेसल सेल से। आउटर सेल है, इस सेल से पौधानी की बॉडी बनानी है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो उसका सेल्स का मास है जिसको एंड्रोसाइट सेल्स कहेंगे, और दूसरा उसका जैकेट होती है। तो जैकेट भी बनाना है और उसकी एंड्रोसाइट सेल्स भी बनानी है। तो जैकेट जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और ये अपन को ट्रांसफर सेक्शन में जब चित्र बनाते हैं तो ये एक परत से कुछ दिखता है, लेकिन वास्तव में ये जो पौधानी है वो आपके ग्लोबस स्ट्रक्चर होती है, मुद्राकार संरचना, और इसके चारों तरफ ये आपके एक कोशिकी की परत की जो जैकेट पाई जाती है। तो ये वर्टिकल सेक्शन में ये सारे डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोशिका जब आउटर सेल ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो सेल में डिवाइड होगी तो एक तो कहलाएगी प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो है इसके नीचे एक प्राइमरी स्टॉक सेल का निर्माण होगा। अब ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है, ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल आपके उसमें पहला डिवीजन वर्टिकल फिर ट्रांसफर होगा। इसके बाद में चार कोशिकाओं का समूह बनेगा और ये चार कोशिकाएं जो है ये कहलाएगी प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स। ये तो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल यानी एक है, इसके अंदर वर्टिकल और ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा जो चार कोशिकाओं का समूह बना है ये कहलाएगा प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, प्राथमिक पौधानी कोशिकाएं। और नीचे वाली जो प्राइमरी स्टॉक सेल है ये आपके प्राइमरी स्टॉक सेल्स है, इसमें और एक ट्रांसफर डिवीजन हो गया, दो कोशिका को बन गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ जैसे ही एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है थैलस का साइड का जो टिश्यू है ये भी उसके पैरेलल ग्रो कर रहा है, ये भी आपको साथ में बनाना है। क्योंकि जैसे एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाएगा तो इस थैलस के भाग से आपके यहाँ पे प्रकोष्ठ का निर्माण होगा, पौधानी प्रकोष्ठ का निर्माण होगा जो ऊपर से एक ऑस्टियोल से ओपन रहेगा। तो ये भी आपको बनाना है। अब प्राइमरी एंथ्रीडियल जो सेल्स हैं, अच्छा प्राइमरी स्टॉक सेल्स में कुछ वर्टिकल डिवीजन के बाद में कुछ कोशिका का स्टॉक बन जाएगा, मल्टी सेलुलर स्टॉक, लेकिन प्राइमरी एंथ्रीडियल जो सेल्स है इसके अंदर एक एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा और उसके बाद में इसमें चार चार कोशिकाओं के दो समूह बनेंगे और उसके बाद में आपके बाहरी जो कोशिकाओं का जो परत है चार चार कोशिकाओं का एंटीक्लाइनल डिवीजन हो गया, तो चार अंदर और चार बाहर। तो बाहरी जो कोशिका है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनेंगी, सॉरी प्राइमरी जैकेट सेल्स बनेंगी। बाहर वाली जो टीयर है वो प्राइमरी जैकेट सेल बनाएगी और वो डिवाइड होकर के उसका जैकेट बनाएगी, जबकि सेंटर वाली है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण करेगी। अब जो प्राइमरी जैकेट सेल्स है उसमें केवल आपके पेरिक्लाइनल डिवीजन ही होते हैं और ये डिवाइड होकर के एंथ्रीडियम का जैकेट का सिंगल लेयर जैकेट का निर्माण करेगी, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है उसके अंदर पॉसिबल ऑल प्लेन में ये डिवाइड करेगी और उससे मल्टी सेलुलर मास बनेगा।
ठीक है ना। तो ये सिंगल लेयर जैकेट, ये स्टॉक, साथ साथ ये टिश्यू क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये एंट्रीडियल चैम्बर बन गया, ये एंट्रीडियल चैम्बर एक कूदानी प्रकोष्ठ बन गया। यहाँ पे ये जो ओपन है ये ओस्टियल बन गया। अब जैकेट से सराउंडिंग अंदर जो जितना भी सेल्स का मास है वो एंड्रोसाइट सेल्स कहलाती है। ये एंड्रोसाइट सेल कहलाती है जो डिवाइड होकर एंड्रोसाइट मदर सेल कहलाएगी। तो पहले तो ये एंड्रोसाइट सेल है जो कि हैप्लोइड है। ये इसकी संरचना क्यूबॉइडल शेप में होती है, घनाकार शेप में होती है, जिसमें एक न्यूक्लियस है। ये जैसे डिवाइड आगे हो जाएगी, डिवाइड करते करते जब उसका डिवीजन रुक जाएगा माइटोसिस, तो अंतिम कोशिका जिसमें मेटामॉर्फोसिस होगा उसको कहेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल, उसको कहेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल। तो यहाँ पे अभी ये एंड्रोसाइट सेल से ये डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल से। तो यहाँ पे अपन एक डायग्राम जैसे ये इस प्रकार से आपको एक डायग्राम और बनाना है ये, और ये इसकी जैकेट है, ये इसका आपके जैकेट है। इसके बाद में ये इसका पूरा ये ओस्टियोल बन गया, ये ओस्टियोल है, ये जैकेट है, और ये इसका मल्टीसेलुलर स्टॉक है। अब ये इसमें आपको एंड्रोसाइट मदर सेल्स है, वो जैसे ये पूरा डिवीजन रुक जाएगा तो इसमें ये सारी घनाकार कोशिकाएं जो है आपको इस प्रकार से ये में बनाना है, और इसमें आपको पॉइंट बनाने हैं, न्यूक्लियर बनाने हैं, सारे खाली नहीं छोड़ना है प्रकोष्ठ को। ये इस टाइप से आपको सेल्स बनानी है, इसको कहेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल, ये एंड्रोसाइट मदर सेल। अब यहाँ बात करें कि प्रत्येक एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है इसको आप यहाँ पे बनाओगे, और एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो होता है इसके अंदर डायगोनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, डायगोनली ये डिवाइड होते हैं, ये सेल डायगोनली डिवाइड होती है। और इसमें आप देखिए ये कोशिका जो होती है ये एक कॉमन, ये एंड्रोसाइट मदर सेल है, इसकी कॉमन पेरेंट वाल होती है, और उसमें ये डायगोनल डिवीजन हो गया। तो डायगोनल डिवीजन से आपके एक सेल इधर बन गया और एक सेल आपके इधर बन गया, लेकिन इसकी जो पेरेंट ये वाल है, ये पेरेंट वाल कॉमन है। तो ये जो आपके जो सेल बन गए हैं ये आपके मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बनी है। अब ये डायगोनल डिवीजन से जो सेल्स बनी है इनके अंदर देखिए ये एक कोशिका फिर आप इधर बना दीजिए, इसके अंदर क्या है, एक तो न्यूक्लियस है, इसकी बॉडी में एक न्यूक्लियस है, और एक यहाँ पे ब्लीफेरोप्लास्ट होता है, ब्लीफेरोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस के पास में, और इस ब्लीफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला डेवलप होंगे, और इस प्रकार से ये आपके ये संरचना बनेगी न्यूक्लियस में, और फाइनली में ये आपके बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स में ये न्यूक्लियस है और ये फ्लैजिला है। तो ये द्विकशाभिकी पुंगड़ू का निर्माण इसमें हो जाएगा, ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा होता है। तो ये पूरी जो एंथ्रीडियम है, मैच्योर एंथ्रीडियम, उसके अंदर एंथ्रोजोइड्स का निर्माण हो जाता है, और ये फिर एंथ्रोजोइड्स है वो इस जैकेट के रप्चर होने के बाद में ऑस्टियोल के थ्रू बाहर निकलते हैं और फिर स्त्री दानी की ग्रीवा तक पहुंचते हैं। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको पूदानी के परिवर्धन की स्टेज जो बताई है चित्र सहित, वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।